हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है? तो हम लोग शुरुआत करते हैं फिर क्लास की। ये आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं पहले आप लोगों को करवा चुका हूँ, अगर आपको याद हो तो। ये पहले भी मैं 3-4 घंटे में पढ़ा चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। अगर आपको पता हो तो पी क्यू बराबर पी एस बराबर एस आर, पी क्यू बराबर है पी एस बराबर है एस आर के। ये अपने पास तीनों साइड इक्वल दी हुई हैं। हम लोगों को एक एंगल दिया हुआ है क्यू पी एस इक्वल टू 40 डिग्री। क्यू पी एस ये 40 डिग्री अगर गिवन है तो मुझे बताइए एक ट्रायंगल का एक एंगल गिवन है और बची हुई दोनों साइड अगर बराबर हैं तो क्या बचे हुए दोनों एंगल इक्वल होंगे क्या? तो टोटल होता है 180। 140 में से 40 घटाओगे तो 140 बचा। इन दोनों का सम 140 है और दोनों साइड बराबर है तो ये इक्वल इक्वल होगा, तो ये भी 70 होगा और ये भी 70 होगा। एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल होता है 110 डिग्री। बाहर वाला अगर 70 है तो अंदर वाला होगा 110 और ये दोनों बराबर बराबर है। दो साइड बराबर तो सामने के एंगल भी बराबर। तो 180 में से 110 घटाओगे तो 70 बचा और 70 को आधा आधा करोगे तो 35 बचा। यही हम लोगों से पूछा क्यू पी आर कितना होगा, तो 40 और 35 क्या आंसर 75 होगा क्या? ये अपना आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। फटाफट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर 5। क्या आप लोग देखते ही कर लोगे क्या, मुझे बताओ? मुझे ऐसा लगता है। सौरभ उसको अनम्यूट कर लो अगर साउंड नहीं आ रही है तो, या बंद करके वापस चालू कर लो। पी क्यू आर में अपने पास क्यू 90 डिग्री है। पी क्यू आर में ये तो आप लोगों को पता होगा भाई, अच्छे से आप लोग जानते होंगे। मैं एक एक चीज़ तो और आप लोगों को बता देता हूँ कि अपने पास पी क्यू बराबर 10 है, ये अपने पास पी आर 26 है, तो ये होगा 24। और अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो मुझे बताइए 10 + 24 - 26/2। क्या यही अपना आंसर होता है क्या? a + b - रेडियस का फॉर्मूला a + b - c/2 अगर आपको याद है तो क्या आंसर जो आएगा वो क्या 4 आंसर आ गया क्या सभी का? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे हम लोग फटाफट आगे बढ़ते रहते हैं, क्वेश्चंस करते रहते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो आप लोग सोल्व करो। ठीक है, फ्री गाय दिखाते हैं कभी आपको हंसते हुए भी। एक बच्चा है फ्री गाय जिसके डीपी पर लगा हुआ है बैड बॉय, और उसने एक कमेंट किया कि सर आपको आज तक हंसते हुए नहीं देखा। जोर जोर से हंसेंगे, जिस दिन सिलेबस खत्म होगा उस दिन फिर मजाक करेंगे और उसी दिन हंसेंगे, ठीक है? चलिए 5 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट करो इन क्वेश्चंस को, जल्दी से करो। ए बी सी समकोण है। बी ए सी जो है वो राइट एंगल है। बी ए सी 90 डिग्री है। मुझे आप लोग ये बताइए बी ए सी, ए पर इसका मतलब राइट एंगल है। ये अपने पास बी ए सी जो है वो राइट एंगल है, समकोण है। ये लिख कर देगा बी ए सी समकोण है और ए सी बी बराबर सी एंगल अपने पास जो है वो 60 डिग्री है और ये अपने पास 30 डिग्री है। तो आप एक छोटा सा काम करो, अगर ट्रिग्नोमेट्री मुझसे पढ़ी है तो, और ट्रिग्नोमेट्री उम्मीद है कि सारे लोगों ने मुझसे पढ़ी होगी, त्रिकोणमिति सभी ने पढ़ी होगी, तो ये वाली साइड अगर एक है तो फिर अपने पास कर्ण 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है और ये वाली साइड होगी अपने पास √3। ये अगर एक है तो 30 डिग्री के पास वाली साइड अगर निकालनी तो √3 से इंटू कर दो, और कर्ण 30 के सामने वाली साइड का डबल होता है। ये चाहता है कि इसकी सरकम रेडियस, ये चाहता है कि इसकी सरकम रेडियस जो होगी वो मुझे बताइए हाइपोटेनस के हाफ होती है क्या? ये पिछला क्वेश्चन इन रेडियस का बताया, इन रेडियस निकालना आना चाहिए।
अगला क्वेश्चन डायरेक्ट सरकम रेडियस नहीं पूछकर रेशियो पूछ लिया और ए बी का रेशियो बताओ, तो क्या आपका जो आंसर आएगा अनुपात ही अगर निकालना है तो क्या सभी लोगों का आंसर 1:√3 आ गया है क्या, जो कि बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है सारे लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग कीजिए फटाफट। क्या थोड़ी देर पहले जो क्लास ली थी मैंने 8 से 9, उसमें एक क्वेश्चन मैंने बताया था, हाँ ना बोलिए, याद है क्या, आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 का। सौरभ बंद करके वापस चालू कर लो भाई, साउंड नहीं आ रही तो मैं अभी तो आपको बताऊं भी कैसे, समझाऊं भी कैसे। मुझे बताइए इसकी रेडियस अगर 2 है, थोड़ी देर पहले सारा सब कुछ थ्योरी में पढ़ा कर आ गया हूं, ये चीजें अगर पता है तो इसकी रेडियस अगर 2 है तो ये 3 गुना होती है, तो क्या इसकी रेडियस अपने पास 6 होगी, हाँ ना बोलिए सभी लोग, क्या ये चीज याद है क्या। तो ये इतनी आसान होती है, अगर थ्योरी भी मेरी ढंग से पढ़ लोगे, एसएससी के 10 में से 7 क्वेश्चन हमेशा कर लोगे आप लोग, थ्योरी अगर थोड़ा सा आप लोग स्टैंडर्ड से सही टाइप से बार बार अगर पढ़ लोगे तो क्वेश्चन इसी टाइप के बनने हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर हम लोग करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। 8 नंबर से पहले एक क्वेश्चन आगे है क्या ऐसा, ये करो पहले, फिर वापस आते हैं 8 पर, पहले 18 नंबर करो। सुरेंद्र कुमार, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ तो मिल गई होगी ना आपको। अरे वाह, 25 में से 25 सही हो रहे हैं क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 ही दिखाई दे रहा है ना आपको। देखो यहां पर मैं आपको यह बता रहा था, चित्रानुसार एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई वृत्त के व्यास के बराबर है। त्रिभुज के वृत्त ए बी तथा एसी पर क्रमशः पी तथा क्यू बिंदुओं पर काटता है, तो एपी अनुपात पीबी बताइए। ये अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इसके हाइट अगर है, ध्यान रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल में वही अपने पास हाइट होगी, वही अपने पास मीडियन होगा, वही अपने पास एंगल बाइसेक्टर होगा। तो ये साइड अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर ए मानते हो तो ये मिड पॉइंट भी यही होगा, एल्टीट्यूड भी यही होता है, ये होगा अपने पास a/2, और ये पॉइंट डी मान लो। मुझे सारे लोग मिलकर बताइए, क्या कभी मैंने ऐसा आप लोगों को पढ़ाया था क्या कि अपने पास अगर कभी भी ऐसा हो, ये अपने पास पॉइंट टी है, ये अपने पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, हाँ ना बोलिए, क्या बताया था क्या। पी टी स्क्वायर बराबर अपने पास पी ए इंटू पी बी, हाँ ना बोलिए, बताया था क्या। तो ये यहां से यहां तक की दूरी तो इसका टेंजेंट का काम कर रही है, ये अपने पास टेंजेंट का काम कर रही है, तो मैं लिख सकता हूं यहां से बी डी स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं बी पी इंटू बी ए, बी पी इंटू बी ए, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तनु आप लिख रहे हो सर अर्थमेटिक मैथ्स कब करवाओगे, अर्थमेटिक में क्या बच गया भाई। मुझे बताइए क्या ये बिल्कुल ठीक लिखा है क्या। और बी डी स्क्वायर का जो मान लिखोगे वो लिखोगे आप लोग ए स्क्वायर बाई 4 बराबर बी से पी तक मुझे पता नहीं, और बी ए लिखोगे आप लोग ए से ए कट गया है, तो बी पी की जो वैल्यू आ गई है वो अपने पास आ गया a/4। तो क्या अपने पास ए पी का मान निकाल सकते हो क्या आप लोग। ए पी का मान कैसे निकालोगे, टोटल अपने पास ए है, बी पी a/4 आ गया है, तो ए में से a/4 अगर माइनस करोगे तो क्या 3/4 ए बचा क्या।
अब हम लोगों से रेशियो पूछा है कि आप लोग ए पी और पी बी का रेशियो बताइए। तो ए से पी तक जो होगा वो तो अपने पास होगा कितना 3/4 है, और पी बी जो होगा वो अपने पास है a/4। 4 से 4 कट गया, ए से ए कट गया, तो रेशियो 3:1 आ गया। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो? क्या आंसर आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 18, बोलो सारे लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, तो यहां पर उम्मीद है कि सारे बच्चे इसको ठीक से समझ पाए होंगे। ये जो हाइट आकर मिलती है ये हमेशा और हमेशा इसके मिड पॉइंट पर, रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, ये मिड पॉइंट पर, तो ये a/2 होगा। ये साइड अगर a माने इक्विलेटरल ट्रायंगल की टोटल साइड a, तो हम लोग लिख सकते हैं BD² बराबर BP इंटू अपने पास B से P इंटू, याद रखना यहाँ पर BP इंटू PA नहीं होता, इंटू BA ही होता है। तो ये स्क्वायर करोगे तो a²/4 बराबर BP इंटू BA का मान a है, तो BP की वैल्यू आ गई अपने पास a/4। नीचे वाला अगर यहाँ से यहाँ तक a/4 है, तो मुझे आप लोग बताइए ऊपर वाला क्या 3/4 a हो गया क्या अपने पास? इन दोनों का रेशियो हम लोगों से पूछा है। उम्मीद है सारे लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। अब वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलो अब कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 सारे लोग। रमेश अब आप अपनी नॉर्मल स्पीड कर दो, अगला जो टेस्ट दो उस पर स्पीड बढ़ाना मत, नॉर्मल स्पीड कर दो। क्वेश्चन देखना आपके 170 की जगह 180 आने शुरू हो जाएंगे। ये बात जो मैंने बोली है ओनली रमेश सुथार के लिए मैंने कहा है। अगला जो पेपर दोगे मेंस का रमेश, उसमें स्पीड बढ़ाने की कोशिश मत करना, सिर्फ अपनी नॉर्मल स्पीड पर काम करना। देखिए ABC का लंब AD है जो O केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, उसमें डायग्राम बनाकर दे दिया। इसमें अपने पास क्वेश्चन लिख दिया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है AB और C। ध्यान से समझना सभी लोग, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है AB और C। यहां से इसकी जो हाइट है AD वो O केंद्र वाले वृत्त का व्यास का काम कर रहा है। इसकी जो हाइट है वो O केंद्र वाले वृत्त का एक व्यास है। ये अपने पास इसका जो सेंटर है वो अपने पास O है। देन आप लोग बताइए EF और BC का रेशियो क्या होगा। ये इसको काट रहा है, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसको काटता है E और F पर, तो यहां पर वो बोलना चाह रहा है कि आप लोग EF और BC का रेशियो क्या होगा, ऐसा हम लोगों से वो चाहता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं EF और BC का रेशियो नहीं निकालूंगा, मैं क्या करूंगा यहां पर अपने पास इस चीज का मैं रेशियो निकालूंगा, यहां से यहां तक इस छोटे वाली साइड का, ये वाली साइड, क्योंकि ये दोनों साइड अपने पास अगर पैरेलल होंगी तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी। मैं इतनी सी साइड का रेशियो यहां से यहां तक, इस साइड का रेशियो मैं निकालूंगा यहां से यहां तक, और मैं जो टोटल साइड है उसका रेशियो निकालूंगा। वही जो रेशियो होगा वो अपने पास रेशियो होगा EF और BC का रेशियो होगा, क्योंकि पैरेलल होते ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। और अभी भी इसीलिए चीज समझा कर आया था। मुझे आप लोग ये बताइए, ये अगर टोटल साइड A है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर a/2 होगा, तो यहां से लिख सकता हूं BD² बराबर, देखना फिर से लिख देता हूं जो अभी भी बताकर आया हूं, BE इंटू BA। तो ये BD² हो गया a²/4, BE मुझे फाइंड आउट करना है और EA A है, A से A कट गया, तो BE बराबर अपने पास a/4 है। तो सबसे पहले मुझे बताओ AE कितना होगा। तो AE की लेंथ अगर निकालनी है तो टोटल अपने पास A है, उसमें से नीचे वाला a/4 अगर माइनस करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा, a/4 माइनस करोगे तो 3/4 है। अब याद रखना आपको EF और BC का रेशियो अगर निकालना है तो लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन अगर इसके पैरेलल है और यहां से रेशियो अगर आपको निकालना है तो ध्यान रखना आप क्या करोगे, इस साइड का और टोटल साइड का रेशियो निकाल लो। आप लोग AE और AB का रेशियो निकाल लो, AE और AB का रेशियो निकाल लीजिए, AE और AB का रेशियो आप लोग निकाल लीजिए। तो A से E तक तो बचा 3/4 है, और AB जो बचा वो अपने पास बचा A से A कट गया, तो इनका रेशियो कितना आ गया
3:4 आ गया। इसका रेशियो अगर 3:4 है तो मुझे बताइए लाइन अगर पैरेलल है तो इन दोनों का रेशियो भी सिमिलरिटी से क्या 3:4 ही होना है क्या? ये अपना आंसर आ गया। तो इसका रेशियो अगर ई और ए बी का रेशियो अगर 3:4 है तो ई एफ और बी सी का रेशियो भी कितना होगा? 3:4। ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस तो करवा दूंगा, तो मैं एक बार रुक जाओ थोड़े दिन, ये कंप्लीट करवा देता हूँ। वो उस बैच का एक बैच का थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस बचा हुआ तनु, वो करवा दूंगा मैं क्वेश्चंस। हाँ ना बोलिए, एक बार बोलो, या कहीं प्रॉब्लम है, डाउट है तो कोई क्वेश्चन मुझसे पूछो, या मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि बाद में अगर पूछोगे तो फिर वापस आया नहीं जाएगा, क्योंकि इसको मैं मिटा दूंगा। अभी कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हो। मैं यहां पर रवि ये कह रहा हूं कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा कोई भी अगर है ए बी और सी, इसके पैरेलल लाइन अगर खींच दी जाए तो ई एफ और बी सी का रेशियो अपने पास यही होगा। ध्यान रखना, ए ई अपॉन ए बी बराबर होगा ए एफ अपॉन एफ सी, बराबर होगा अपने पास ई एफ अपॉन बी सी। तो यहां से ई एफ अपॉन बी सी का रेशियो अगर पूछे तो हम लोग क्या ए बी अपॉन ए ई अपॉन ए बी का रेशियो निकाल सकते हैं क्या? तो मैंने ए ई अपॉन ए बी का रेशियो निकाल लिया, और वही जो रेशियो होगा वो अपने पास रेशियो होगा किसका? ई एफ और बी सी का रेशियो सेम होगा। ये अपने पास आंसर आएगा। अब एक बच्चे का क्वेश्चन है जो कि बढ़िया क्वेश्चन है, शीतल का, वो ये पूछ रहा है कि सर ये लाइन पैरेलल कैसे? देखो, क्या हम लोग इधर से भी सेम कॉन्सेप्ट से ऐसा कर सकते हैं क्या कि ये a/4 होगा, तो सेम कॉन्सेप्ट वही जो इधर लगाया है, तो ऊपर वाला होगा 3/4 है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये 3/4 है, ये दोनों बराबर हैं। तो मुझे बताइए ये दोनों इक्वल हैं तो सेंटर से मिलाने वाली लाइन, ये दोनों अगर इक्वल हो, किसी में भी सर्किल में अगर मैंने आपको बताया हो, ये दोनों अगर इक्वल हो, ये सारी चीजें मिक्स ही हैं वैसे क्वेश्चन, अब ध्यान रखना, ये बस लिखा गया है ट्रायंगल, बाकी चीजें मिक्स ही हैं। मुझे बताइए यहां से अगर सेंटर से मिलाने वाली लाइन इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर होती है क्या? आप लोगों को ऐसा पता है क्या? और ये वाली साइड, बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर, बीच वाली कॉमन होने के कारण बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए क्या? इधर वाला और इधर वाला, एस ए एस से दो साइड बराबर और एक एंगल बराबर, कॉन्ग्रेंट हो गया तो बचा हुआ सब कुछ बराबर, एंगल भी बराबर होंगे। तो मुझे बताइए ये पूरा एंगल था, हमें पता है 60 डिग्री, ये जो पूरा एंगल था हमें पता है 60 डिग्री है, और दोनों बची हुई साइड अगर बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, तो कॉन्ग्रेंट प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है। ये पूरा कोण 60 डिग्री था और ये साइड और ये साइड बराबर है, तो 120 बचा, तो ये एंगल भी 60 होगा और ये एंगल भी 60 होगा, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो पहले से ही पता है 60 डिग्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो तो क्या लाइन पैरेलल होंगी क्या? ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कभी भी, शुभम श्रीवास्तव, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखना, रेडियस, पहली बात तो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, पहली बात, यहाँ से सेंटर से पास होता हुआ। और यहाँ से दूसरा अपने पास ये आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में, और ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ क्योंकि पहली बार नहीं बता रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में वही तो हाइट होती है, वही मीडियन होती है और वही एंगल बाइसेक्टर होता है, सारी लाइन एक ही होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर अपने पास है तो। समबाहु त्रिभुज में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अपने पास वही तो हाइट होती है, वही मीडियन होती है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है और वही एल्टीट्यूड होता है, सारी लाइन एक ही लाइन का काम करती है, तो ये हाइट भी होगी और ये मीडियन भी होगी, ध्यान रखना आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं, अगला क्वेश्चन। उम्मीद है अब मैंने पैरेलल क्यों हुआ वो भी समझा दिया है अच्छे से, सारी चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। चलो करने की कोशिश करो 9 नंबर। हाँ, सोच सकते हो भाई शुभम।
एक शुभम श्रीवास्तव है, दूसरा शुभम लोधी है। दोनों के क्वेश्चन अलग अलग थे। श्रीवास्तव साहब a/2 आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आया। ये एक बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें सब कुछ, अब मैं आपको क्योंकि कंप्लीट थ्योरी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन जैसे 3-4 थ्योरम को मिक्स करके जब भी क्वेश्चन देगा ना भाई, याद रखना वो क्वेश्चन टफ हो जाता है। एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं नहीं। एसएससी में तो एक पॉइंट पकड़ता है और उसी पर क्वेश्चन बना देता है। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए मैं थोड़े से अच्छे लेवल के, थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस भी हम लोग बीच बीच में करेंगे, जिससे आपको एसएससी के क्वेश्चंस आसान लगने शुरू हो जाएं उन चीजों के लिए। तो देखिए अपने पास ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखना, कोशिश करना आप लोग सीखने की। यहां पर अपने पास ये ए बी और सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ए है, बी है और सी है। ये अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया समबाहु त्रिभुज। ए सी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार से है कि ए डी बराबर 1/3 ए सी। इस पर ए डी पर अपने पास पॉइंट सी इस प्रकार से है, एक पॉइंट डी, कि ये जो लेंथ है ये अपने पास, मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर एक्स है तो अपने पास ए डी बराबर 1/3 ए सी। अगर एक साइड एक्स है तो ये साइड भी एक्स ही होनी है, तो ए डी बराबर अपने पास x/3। ऐसे ही अपने पास बी सी पर एक पॉइंट ई इस प्रकार से है कि C बराबर BC/3, तो अपने पास CE बराबर BC/3। तो टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड x है, तो ये वाली साइड भी अपने पास कितनी होगी, x/3 होगी। BD और AE एक दूसरे को F पर काटते हैं। इसने लिखा है अपने पास ऐसे, BD और AE एक दूसरे को F पर काटते हैं। यहाँ तक जो भी क्वेश्चन में गिवन था उसको मैंने एक बार डायग्राम बना लिया है। सारे लोग समझने की कोशिश करो। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि ये अपने पास मैंने कैसे लिख दिया 2/3x। ये ऊपर वाला x/3 है, तो नीचे वाली साइड जो होगी वो 2/3x कैसे लिख दिया, क्योंकि टोटल साइड x है, x में से x/3 माइनस करोगे तो 2/3x। टोटल साइड x थी, x/3 में x में से x/3 माइनस करोगे तो 2/3x। एक बार बताइए क्या ये बात सारे लोग समझ पाए हो क्या? यहां तक जो क्वेश्चन था उसका डायग्राम मैंने बनाया है, सिर्फ और सिर्फ इतनी चीजें मैंने लिखी हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? एक एक चीज आपसे पूछता चलूंगा, फिर आगे बढ़ता चलूंगा, ऐसे ही मैं करता रहूंगा। मुझे आप लोग ये बताइए, ये वाली साइड देखते जाना। ये वाली जो साइड है अपने पास, ये वाली साइड है x/3। ये वाली साइड x/3 है यहां से यहां तक, और ये वाली साइड भी x/3 है यहां से यहां तक। क्या एकदम ठीक है क्या? अब कोई स्टूडेंट पूछेगा क्यों है, तो क्वेश्चन में गिवन है भाई ये चीज। कोई पूछेगा क्यों है, तो क्वेश्चन में गिवन है, गिवन है, गिवन है। यहां पर दूसरा x/3 एक ये वाली जो साइड है देखना, इस ट्रायंगल की ये ग्रीन वाली साइड, इस ट्रायंगल की ग्रीन वाली साइड x है, और इस ट्रायंगल की ये यहां से यहां तक ग्रीन वाली जो साइड है ये अपने पास x है। ये मैं अलग से बना रहा हूं साइड में, इसके ऊपर नहीं बना रहा हूं, नहीं तो छुप जाएगी। ग्रीन वाली साइड जो x है और इसके ग्रीन वाली के, और ये यहां पर मान लो ये ब्लू वाली है, इसके बीच का एंगल अपने पास 60 डिग्री। ग्रीन वाली और ब्लू वाली के बीच का एंगल 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो ग्रीन वाली और ब्लू वाली के बीच का कोण 60 डिग्री। यहां भी ग्रीन वाली और ब्लू वाली के बीच का कोण 60 डिग्री। तो मुझे बताइए, जो मैं अब ट्रायंगल आप लोगों के लिए बना रहा हूं, ये जो ट्रायंगल मैं अब आपके लिए बना रहा हूं, ये ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज से, और इधर भी हमने कौन कौन सी को काम में लिया, ग्रीन वाली साइड, ब्लू वाली साइड और ऑरेंज वाली साइड। यहां पर भी अपने पास ब्लू वाली साइड, ग्रीन वाली साइड और ऑरेंज वाली साइड। तो मुझे बताइए कि दोनों ट्रायंगल एस ए एस से एक तो कोण 60 डिग्री और दो साइड बराबर हैं, तो क्या दोनों ट्रायंगल एस ए एस से, मुझे बताइए, कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या? क्या दोनों ट्रायंगल एस ए एस से सर्वांग सम हो गए? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? याद रखना ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे,
क्योंकि थोड़े से स्टैंडर्ड से कुछ क्वेश्चंस ऊपर के भी आप लोगों के लिए लिखे हैं ताकि एसएससी वाले क्वेश्चंस आपको आसान लगने शुरू हो जाएं। यहां तक चीजें आसान थी, लेकिन अगर आप लोग ढंग से ठीक से समझ पाओ तो ब्लू वाली लाइन x/3, ब्लू वाली लाइन x/3, ग्रीन वाली साइड x है, ग्रीन वाली साइड x है, इसके ग्रीन और ब्लू के बीच का एंगल 60, ग्रीन और ब्लू के बीच का कोण 60 डिग्री। तो मुझे बताइए ए से एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। और तीसरी साइड भी फिर मैंने इसकी ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज ले ली, इसमें भी अपने पास ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज ले ली, इसके बीच का कोण 60 डिग्री। तो एस ए एस से कॉन्ग्रेंट हो गए। सारे लोग बताइए क्या एकदम ठीक है क्या? और कॉन्ग्रेंट होते ही x/3 के सामने वाला कोण ये अगर थीटा है, x/3 के सामने वाला एंगल ये अगर थीटा है, इस x/3 के सामने वाला एंगल ये अगर थीटा है, तो इस x/3 के सामने वाला एंगल ये भी अपने पास थीटा होगा। ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, और पूरा कोण 60 डिग्री था, तो इधर वाला एंगल क्या 60 माइनस थीटा होगा क्या? पहले तो कॉन्ग्रेंसी से इस ब्लू के सामने वाला एंगल अगर x है तो इस ब्लू के सामने वाला एंगल भी x होगा, या ब्लू के सामने वाला एंगल थीटा है तो इधर भी ब्लू के सामने वाला एंगल थीटा ही होगा। ये एंगल थीटा है, ये एंगल 60 माइनस थीटा है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये 60 माइनस थीटा और ये थीटा, तो इस ट्रायंगल FAB का एक्सटीरियर एंगल क्या 60 डिग्री होगा क्या? 60 डिग्री क्यों होगा? बाह्य जो कोण होता है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। थीटा से जब दोनों को जोड़ोगे एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होगा। जब दोनों एंगल जोड़ोगे तो थीटा से थीटा कट जाएगा और ये कोण बच जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। सारे लोग बताइए क्या एकदम ठीक है क्या? 60 डिग्री कहाँ से आया? साथ साथ मेरे बोलते रहो, बताते चलो। नहीं समझ में आएगा तो वहीं से चीजें मैं वापस समझाना शुरू कर दूंगा। ये अपने पास इस ब्लू के सामने थीटा, तो इस ब्लू के सामने ये भी थीटा। पूरा कोण इक्विलेटरल ट्रायंगल का था 60 था, तो ये थीटा, तो इधर वाला आ गया 60 माइनस थीटा। थीटा से थीटा कट गया तो बाहर वाला एंगल आ गया 60 डिग्री। हाँ ना बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या? ठीक है, पहले कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। ब्लू ग्रीन और बीच का कोण 60 कॉन्ग्रेंट हो गया। कॉन्ग्रेंट होते ही सब कुछ बराबर होता है, तो इसका ये एंगल थीटा, तो इसका ये एंगल भी थीटा, इधर वाला 60 माइनस थीटा। इसमें बाहर वाला जो एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर, दोनों को जोड़ोगे तो ये आ गया 60 डिग्री। ठीक है, मैंने मान लिया थीटा। कॉन्ग्रेंसी में एंगल बराबर होते हैं, तो बराबर होते हैं तो आप थीटा नहीं मानो। ये अगर पसंद नहीं आपको तो एक्स मान लो। ये मैंने क्योंकि x यहां पर मान चुका हूं तो 2 बार x नहीं मान सकते, फिर इसको y मान लो आप, तो ये भी y होगा। पूरा कोण 60 है, उधर वाला y है, तो ये 60 माइनस y होगा, और एक्सटीरियर एंगल इन दोनों को जोड़ोगे तो y से y कट जाएगा, तो 60 डिग्री। ऐसे एस मुबीन खान मैंने ट्रायंगल बना दिया यहां पर। ब्लू रेड आपको कलर दिखाई नहीं दे रहा क्या? ब्लू ग्रीन और ऑरेंज वाला ट्रायंगल, ऐसे यहां पर ब्लू ग्रीन और ऑरेंज वाला ट्रायंगल। ये इसके ऊपर ग्रीन बना देता तो ब्लू दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने साइड में भी बना दिया है। ग्रीन लाइन पूरी, ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन, ग्रीन ब्लू और ऑरेंज, इन दोनों में अपने पास यहां से ये x/3 है और ये x/3 है, तो अपने पास यहां पर दोनों एंगल बराबर। क्या आप तो समझ पाए हो क्या? मैंने y मान लिया आपको यहां से यहां तक। y कोई भी y मान लो, a मान लो, b मान लो, थीटा मान लो, अल्फा मान लो, बीटा मान लो, गामा मान लो, कुछ तो मानना पड़ेगा ना आपको। ये पूरा 60 है, इधर वाला y, तो इधर वाला 60 माइनस y, और कॉन्ग्रेंसी से ये अगर y है तो ये वाला भी अपने पास y होगा। आप लोग इस चीज को याद भी कर सकते हो अगर चाहो तो सारे लोग, कि ये जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये मान लो x/3 है तो इस x/3 के सामने का एंगल ये, और ये भी मान लो x/3 है तो इस x/3 के सामने का एंगल ये दोनों ऑलवेज इक्वल होता है। x/3 साइड इतनी ली, इसकी भी x/3 साइड इतनी ली, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये दोनों एंगल अपने पास इक्वल होंगे, ध्यान रखना। x/3 होना जरूरी नहीं है, x/4 भी हो सकता है, बराबर बराबर होना जरूरी है बस। ये अगर यहां से x/4 हो तो इसके सामने अगर थीटा है
तो इधर भी अगर x/4 हो तो इसके सामने थीटा ही होगा। अगर ये दोनों बराबर बराबर हैं तो ये चीज आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, पहले मुझे आप लोग ये बताइए, क्या अपने पास 60 डिग्री कैसे आ गया, BFE एंगल 60 डिग्री कैसे आ गया? क्या सारे लोग समझ पाए हो? क्या एक बार बताओ मुझे। एसएससी का सिर्फ क्वेश्चन इतना ही है। एसएससी का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इतना ही है, वो हम लोगों से इतना ही पूछता है। ये आसान क्वेश्चन यहां से बनता है, इतना ही। लेकिन हमारे पास यहां तक तो समझ में आ गया 60 डिग्री कैसे आया। तो क्या बाहर वाला एंगल 120 डिग्री होगा क्या? लेकिन हम लोग अगर आगे बढ़ें तो एसएससी से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये 60 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन है, तो 120 मुझे हाँ ना बोलते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। तभी आप लोग समझ पाओगे जब साथ साथ आप लोग मेरे बोलते रहोगे कि हाँ समझ में आ गया। मुझे बताइए, ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। विपरीत कोणों का योग अगर आपको 180 दिखाई दे रहा है, विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री दिखाई दे रहा है, तो यहां से क्या मैं एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर सकता हूं क्या जो इसके चारों वर्टेक्स को टच करेगा? क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या? बताइए मुझे। अगर ये अपने पास यहां पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण 120 डिग्री है, तो क्या सारे लोग मुझे बताइए, क्या बाहर से एक सर्किल ड्रॉ कर सकता हूं क्या? यानी कि इसका मतलब अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये बात हमेशा याद रखना, किसी भी ट्रायंगल में अगर ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है, और ये अगर 1 है और ये अगर 2 है, तो याद रखना फिर ये ट्रिग्नोमेट्री से ये कोण 90 डिग्री होगा। तो फिर इसको 30 डिग्री मानकर चलते हैं। 30 के सामने वाली साइड का ये डबल होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री से आपको पता होना चाहिए, ये त्रिकोणमिति से आप लोगों को पता होना चाहिए। कोण 60 डिग्री है, ये 1 है और ये अगर 2 है, तो ये 30 होगा और ये 90 होगा। मतलब अगर मैं यहां से इसको मिला दूं, देखना, अगर मैं यहां से इसको ज्वाइन कर देता हूं, तो याद रखना ये अपने पास x/3 है। देखो ये 2/3x है, मतलब इससे डबल है। ये वाली जो साइड है ये इससे डबल है। ये अगर डबल है अपने पास, तो ये कोण अगर 90 डिग्री होगा, ये 60 होगा, और ये x/3 से 2/3x है, तो इसका मतलब ये जो कोण होगा वो कितने डिग्री होगा? तो आप बोलोगे सर 30 डिग्री होगा। ये यहां से x/3 अगर है तो 30 के सामने वाली साइड का डबल होता है, ये अपने पास 30 डिग्री होगा। और ये अगर 30 डिग्री है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम लोगों से पूछा है CFB, अगर हम लोगों से पूछा है CFB, तो थोड़ा ध्यान देना, इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, ये अगर 30 डिग्री है, तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, क्या ये भी 30 डिग्री होगा क्या? और हम लोगों से पूछा है एंगल CFB कितना होगा, तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। ये अपना आंसर है। देखिए, इस क्वेश्चन में अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल भी लग गया है, इसमें अपने पास ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री भी लग गई है, इसमें आप लोग ध्यान रखना अपने पास सर्किल भी लग गया है, इसमें ध्यान रखना आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी लग गया है। सारे क्वेश्चंस अगर एक थ्योरम सारे क्वेश्चंस में अगर लगेंगे तो अपने पास वो क्वेश्चन फिर टफ बन जाता है। सारी की सारी प्रॉपर्टी लग गई, ट्रायंगल की भी लग गई, सर्किल की भी लग गई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की भी लग गई, और अपने पास ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी भी इसमें लग रही है। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। इसको 2-3 बार देखकर वापस समझना। आंसर 90 डिग्री है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये आप लोग याद रखना। और ऐसे अगर आपने 15-20 क्वेश्चंस भी अगर कर लिए तो याद रखना एसएससी के क्वेश्चंस आसान लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना? इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप लोग 20 और ये इतने लेवल के क्वेश्चन एसएससी में ध्यान रखना नहीं आते, वो क्वेश्चंस आपके बच्चों वाले लगेंगे। जब भी एसएससी का क्वेश्चंस देखोगे किसी भी पेपर का, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2025 का पेपर भी देखोगे तो आपको लगेगा यार इतना आसान पेपर आता है क्या? मैंने आपको थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, जितनी थ्योरी आती है उससे 100% चीज़ें एक्स्ट्रा मैंने बताई हैं, डबल थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है। तो यहां पर मैं इसको मिटाता हूं और थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन, थोड़ा डायग्राम इसका गलत बना हुआ है। क्वेश्चन ये आसान है, ये ध्यान रखना। डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है ना? A, B और C,
ये आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। ए बी और सी, अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके कोण समद्विभाजक ओ पर मिल रहे हैं, यहां पर एंगल बाइसेक्टर ओ पर अगर मिल रहे हैं तो ध्यान रखना यही एंगल बाइसेक्टर होता है, यही ऑर्थो सेंटर होगा, यही इन सेंटर होगा, यही सरकम सेंटर होगा, यही ग्रेविटी सेंटर होगा। सारे सेंटर एक ही जगह आते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के। और ये अपने पास रेशियो अगर इसको आगे बढ़ाएं हम लोग तो ये रेशियो ध्यान रखना 2:1 होगा, 2:1 होगा। तो ये अगर इसका मिड पॉइंट है, ये P Q और R अगर मिड पॉइंट है तो आप लोग ये बात मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं, ये एंगल बाइसेक्टर है, अच्छी बात है। यहां पर एंगल बाइसेक्टर भी यही होगा, ऑर्थो सेंटर भी यही होगा, इन सेंटर भी यही होगा, सरकम सेंटर भी यही होगा, सारे सेंटर फिर एक ही जगह होते हैं। इसका मतलब हमारे पास ये अगर रेशियो 2:1 है तो ये भी 1 होगा, मिड पॉइंट है तो ये भी 1 होगा, क्योंकि यही ग्रेविटी सेंटर भी होगा। और ये मिड पॉइंट पहले तो ऊपर वाले को 2 माने तो नीचे वाला 1 होगा। और ये अपने पास मिड पॉइंट कहाँ है, इनके मध्य बिंदु हैं अपने पास पी क्यू आर, डी ई एफ, पी क्यू आर नहीं है, डी ई एफ है। ये पॉइंट अपने पास डी है, ये पॉइंट अपने पास ई है और ये पॉइंट अपने पास एफ है। तो मुझे बताइए ये मिड पॉइंट है तो नीचे की तरफ अगर 1 है तो ऊपर की तरफ अगर 1 है, तो ये डायग्राम इसको ऐसे बनाना चाहिए। थोड़ा सा गलत बन गया डायग्राम, ये आप लोग ध्यान रखना। ये आगे भी अपने पास इधर भी 1 होगा और इधर भी, इसको मिलाना चाहिए ऐसे, सही डायग्राम अगर बनाओगे तो ये भी 1 होगा। तो सर्किल का एरिया दिया हुआ है 3 पाई, तो अपने पास यहां से सर्किल का एरिया 3 पाई, तो हम लोग मान सकते हैं पाई आर स्क्वायर बराबर 3 पाई है। पाई से पाई कट गया तो आर की वैल्यू आ गई √3। इसकी वैल्यू जो रेडियस है वो अपने पास √3 आ गई है। और रेडियस आने के बाद मुझे आप लोग ये बताइए, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोग बोलोगे सर अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है आर बराबर वो होता है साइड अपॉन 2√3। ये बात आप लोग मुझे बताओगे। मुझे बताइए अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं इन रेडियस का अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या साइड अपॉन 2√3 होता है क्या? तो सबसे पहले तो ये डायग्राम मैंने अच्छे से बनाया, सही नहीं बना हुआ था। ये अगर मिड पॉइंट है और ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 1 होगा तो नीचे भी फिर 1 होगा, तो ये इसको ज्वाइन करेगा। पहले तो ये बात मैंने बताई कि सही डायग्राम ये है। एरिया दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर बराबर, ये पाई से पाई कट गया तो आर का मान √3 आ गया है। अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला ये होता है, रेडियस देकर साइड पूछा है, साइड अपॉन 2√3। तो मुझे सारे लोग मिलकर ये बताओ क्या साइड जो आएगी वो क्या अपने पास 6 ही आएगी क्या? ये अपना आंसर होगा 6। उम्मीद है समझ पाए होंगे। बफरिंग क्यों हो रही है पता नहीं, मेरी तरफ से नेटवर्क तो ठीक है। चलो अगला करो, जो कि एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। 3 पाई दिया हुआ है अक्सर, 3 पाई क्वेश्चन में दिया हुआ है। थ्री पाई क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। मैं वापस समझा देता हूं, पहले ये कर लो, क्वेश्चन नंबर 11 कर लो, फिर मैं उसको वापस समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग कर लीजिए।
क्या अब ठीक है? अब मुझे उम्मीद है कि अब क्लास ठीक होगी। तो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझाता हूं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। इस लाइन को इस प्रकार से खींचा गया है। क्या एक बार मुझे बताना अब एकदम ठीक है क्या? यहां पर अपने पास मैं आपको ये बताता हूं, कभी भी ध्यान रखना, मान लो ये साइड अगर 8 है, ये साइड अगर 8 है, ये साइड अगर 8 है, ये साइड 4 है और ये साइड अपने पास 4 है, तो इसका जो परिमाप होगा, अब ऑनलाइन आ गई होगी वापस क्लास, अब एक बार देखकर बताना मुझे। मैं आपको क्या कह रहा हूं, यहां पर इसका जो परिमाप होगा वो अपने पास होगा 24। तो यहां पर अगर एक लाइन और खींच दें हम लोग, ये एक और लाइन खींच दें और मैं बोलूं कि इसका परिमाप बराबर बराबर है दोनों का, मैं अगर यहां पर एक और बीच में लाइन खींच दूं और जो दो डायग्राम बनेंगे दोनों का परिमाप अगर बराबर बराबर है, तो ये चीज ध्यान रखना, बीच वाले की जो साइड है वो अक्स है, तो इधर वाले का टोटल जो परिमाप होगा, ये दोनों का परिमाप अगर बराबर बराबर है, तो इस चीज का टोटल जो परिमाप होगा, पहले 24 था, तो यहां पर ध्यान रखना अक्स इसके साथ बढ़ेगा, अक्स उसके साथ बढ़ेगा, तो इधर वाले का परिमाप भी 12 प्लस एक्स होगा और इधर वाले का परिमाप भी कितना होगा, 12 प्लस एक्स होगा। दो आकृतियां जब बनी और इनका परिमाप अगर इक्वल इक्वल है, तो याद रखना इधर से जितना ये 4 है उतना ही 4 ये होगा, ये जितना है उतना ही ये होगा, जितना ये है उतना ही ये होगा। तो टोटल अगर 24 था तो बाहर वाला तो बराबर बराबर जब भी बटेगा तो ये अपने पास 12 होगा, ये अपने पास बाहर वाला जो होगा वो अपने पास 12 होगा, यहां से यहां तक ये जो होगा वो अपने पास 12 होगा और ये ब्लू वाला जो होगा ये भी अपने पास 12 होगा। ये आप लोग ध्यान रखना, ये ग्रीन वाला इधर वाला ब्लू वाला अगर कर दें, ब्लू बना दें इसको, तो ध्यान रखना ये भी अपने पास 12 होगा और ये भी अपने पास इधर वाला ग्रीन वाला भी अपने पास 12 होगा। जब भी परिमाप अगर पेरीमीटर आधा आधा हो जाए, बीच वाली साइड अगर एक्स है तो वो अक्स इसके साथ भी आएगी, वो अक्स इसके साथ भी आएगी। हम तो इसके बीच वाले की बात कर ही नहीं रहे, सिर्फ बाहर वाले की बात कर रहे हैं। एक लाइन हम लोग उसने खींची जिससे परिमाप आधा आधा हो गया, तो पहले अगर 24 था तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो बाहर वाला बचा ये भी अपने पास 12 बचेगा, इसका परिमाप ओनली ये जो डिस्टेंस बचेगी ये भी 12 बचेगी। टोटल परिमाप अगर लिखना चाहो तो वो 12 प्लस एक्स होगा। और ऐसे ही अपने पास ये वाली जो डिस्टेंस बची, ये वाली डिस्टेंस ये भी कितनी बचेगी, टोटल अगर 24 था तो एक ग्रीन वाला पार्ट भी कितना बचा, 12, और टोटल इस आकृति का परिमाप अगर लिखना चाहते हो तो 12 प्लस एक्स, अंदर वाला ये ऐड हो जाएगा। अब ये नेटवर्क तो ठीक है मेरी तरफ से, फिर भी क्लास आप लोगों की सही चल ही नहीं रही है अभी, पता नहीं क्या कारण है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तो देखिए ये क्वेश्चन समझा दें क्या, लेकिन अटक रही है क्लास, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करता हूँ एक बार समझाने की, नहीं तो फिर बाद में हम लोग कल ही पढ़ाऊंगा मैं आपको। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजाएं 3 है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका अपने पास ये वाली जो साइड दी हुई है वो हम लोगों को दी हुई है दो, एक समान भुजाएं, बेस तो 4 है, ये वाली साइड हम लोगों को दी हुई है 4 और ये वाली साइड भी 3 दी हुई है, और ये वाली समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार अपने पास 4 है, ए बी और सी। ठीक है, आधार एक लाइन इस प्रकार से है कि उसको एरिया को भी दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया और परिमाप को भी दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया। मुझे बताइए पेरीमीटर को अगर 2 इक्वल पार्ट्स में बांटोगे, तो मैं ये चीज आपको समझाना चाहता हूं, एक लाइन जो है ई और डी, एक लाइन जो है ई और डी, इसके द्वारा परिमाप अगर दो बराबर बराबर भागों में बटा है, तो मैं एक ही बात आपको कहना चाहूंगा, एक ही चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। याद रखना अगर परिमाप पहले 10 था तो याद रखना ये दो जो साइड है और परिमाप अगर आधा आधा हो गया तो ये जो दो साइड है ये इनका सम बचेगा 5।
ये भी 5 बचेगा, इनका सम भी 5 बचेगा दो साइड का, और बची हुई जो 3 साइड है ये वाली, इनका सम भी 5 बचेगा। याद रखना टोटल परिमाप अगर लिखना चाहो, एक लाइन हम लोगों ने खींची जिससे परिमाप आधा आधा हो गया, तो पहले परिमाप 10 था, ये लाइन अगर खींची तो इस ऑरेंज वाले का जो परिमाप होगा वो भी होगा 5 + x, और इसका जो परिमाप होगा ये भी होगा अपने पास 5 + x। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इसको अगर मैं x मानूं तो यहां पर जैसे ही एक लाइन आप लोग बीच से खींचते हो, तो जैसे ही आप लोगों ने इसका परिमाप, मान लो कोई भी रेक्टेंगल था या कोई भी आकृति है, इसका परिमाप अगर 20 था और ये अगर एक लाइन बीच से खींचकर इन दोनों को अलग अलग अगर बना लेते हो, तो टोटल जो परिमाप होगा वो फिर अलग अलग आकृति अगर बनाओगे तो 20 + 2x होगा। और आधा आधा अगर करोगे तो ये इधर वाले का परिमाप भी 10 + x और इधर वाले का पेरीमीटर भी 10 + x, ये अपने पास होने वाला है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अपने पास यहां पर ये जो बाहर वाली साइड बची, इसका परिमाप भी 5 + x होगा, इसका परिमाप भी 5 + x होगा। तो मैं अगर x को हटा दूं, सिर्फ मैं बाहर वाली चीजें देख रहा हूं, ये अपने पास ऑरेंज वाली साइड और इधर ब्लू वाली लाइन, इनका सम भी 5 होगा और इनका सम भी 5 होगा। तो इसको अगर मैं x मानूं, ये वाली साइड अगर x मानता हूं और टोटल अगर 5 है, तो ये अपने पास होगा 5 - x। ये कोण थीटा है, तो इसका जो एरिया, छोटी वाली आकृति का एरिया कितना होगा, जो छोटा ट्रायंगल बना इसका एरिया जो होगा वो क्या, ½ × x × 5 - x, और उसके बीच का कोण लेते हैं साइन में, इंटू साइन थीटा, बराबर इस बड़े वाले की अगर मैं बात करूं तो इसका एरिया होगा ½ × 3 × 4, और बीच का कोण हम लोग लेते हैं साइन में। एरिया बराबर बराबर है, इसका मतलब टोटल से इसका एरिया आधा है, तो इसको 2 से अगर गुना करोगे तो टोटल अपने पास एरिया आ जाएगा। यहां से जब सोल्व करोगे ½ से ½ कट गया, साइन थीटा से अपने पास साइन थीटा कट गया, तो ये अपने पास 5x - x²। आप कहोगे सर 2 भी तो है, 2 को इधर में भाग दे दूंगा तो बराबर 6, तो ये आ गया x² - 5x + 6 = 0। यहाँ से द्विघात समीकरण आ गई। हम लोग फैक्टर करेंगे कि इनटू करने पर अपने पास 6 आना चाहिए, ऐड करने पर अपने पास यहाँ पर 5 आना चाहिए। इस टाइप से अपने पास ऐड करने पर तो 5 आए माइनस का, और इनटू करने पर अपने पास 6 आए। ये हम लोग फैक्टर करेंगे और x की हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो अपने पास आंसर आ जाएगा 1 और 3। क्या मैंने ये सही लिखा है ना सारी चीज़ें? बफरिंग 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 और बफरिंग। तो मैं आपको इस 3 चीज़ों को, तरीका अपने पास ये था, जैसे ½ × x × 5 - x, ये किया, इसका एरिया निकाल लिया, टोटल का एरिया निकाल लिया, इसको गुना कर दिया हम लोगों ने 2 से। 2 से इंटू क्यों कर दिया? इससे फायदा ये हुआ कि टोटल का एरिया अपने पास बन गया है। सोल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे, ये अपने पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। ये बेस को जो बांटेगा वो 1 और 3 के रेशियो में बांटेगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू अपने पास ये आ जाएंगी। ठीक है, x का मान यहाँ से सोल्व करोगे तो 2 आएंगे, 3 और 2, तो 2 हम लोग लेंगे नहीं। आंसर अपने पास यहाँ पर ये 3 है, तो इधर वाला 1 है, तो रेशियो आ गया अपने पास 1:3। अब कुछ लोगों को लगेगा कि सर 2 भी जब आ रहा है तो 2 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 2 यहाँ अगर रखोगे, 2 की वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये 3 यहाँ से यहाँ तक ही हो जाएगा, जबकि टोटल 3 अपने पास ये होना चाहिए। तो फिर हम लोग यहाँ पर 2 नहीं लेंगे, 3 लेंगे, क्योंकि 2 अगर रखोगे तो फिर 3 तो इतना सही हो गया, जबकि गिवन ये है 3, तो 2 कट जाएगा, ओनली यही बचेगा। तो कल मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को वापस से, काफ़ी बफरिंग हो रही है, परेशान कर रही है अपने को, तो कल मैं इसी क्वेश्चन से वापस शुरुआत करता हूं। अर्णव, इसी से कल की क्लास में वापस मैं शुरुआत करता हूं।